क्यों कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों के इश्यूज पर बात नहीं करती है। मैं आप लोगों से 2 मिनट के लिए दरखास्त करूंगा, अगर आप लोग अपने माइक 2 मिनट के लिए ऑफ कर लें। whenever your chance will come, then you can start your mic. ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से हम लोग ये वेबिनार की सीरीज चल रही है, और इस सीरीज में जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है वो ये है कि क्यों कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज 2022 के पॉलिटिकल कैंपेन में मुसलमानों के इश्यूज पर बात करना नहीं चाहती है, या मुसलमानों के क्या इश्यूज होने चाहिए जिन पर मुसलमान वोट करें, ना कि किसी एक पार्टिकुलर पार्टी की नफरत में वोट करें। सिर्फ उनके अपने इश्यूज होने चाहिए जिन पे वो वोट करें, लेकिन उनके इश्यूज पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना तो बात करती है और ना ही ये कोशिश करती है कि मुसलमानों को उनके इश्यूज से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, बल्कि वो ये चाहते हैं कि आप को डर दिखाया जाता है कि बीजेपी आ जाएगी और उस वजह से आप हमें वोट करिए। इसके अलावा आपसे कोई भी बात या कोई भी वादा आपसे नहीं किया जाता है, और अगर किसी की सरकार आ भी जाती है तो आपका मुतालबा सिर्फ इतना था कि बीजेपी हार जाए और वो काम आपका इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन पूरा हो जाता है। इसके बाद आप पर ना तो कोई आपके मुद्दों पर बात करता है, ना आपके लिए एजुकेशन पे, ना आपके लिए किसी पॉलिसीज पे, इकोनॉमिक पॉलिसीज पे, किसी पर भी कोई बात नहीं की जाती है। आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए कोई भी बात नहीं की जाती है। तो सवाल ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन मुद्दों पर डिस्कशन क्यों नहीं करती है, और क्यों हम लोग एज अ प्रेशर ग्रुप ये प्रेशराइज नहीं कर पाते हैं कि हमारे मुद्दों पर बात हो, ना कि हमारे वोटों को बेवा का माल समझा जाए। तो उसके लिए आज हमारे डिस्कशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब हयात जफर हाशमी साहब एंड जनाब मोहम्मद आरिफ बसारवी साहब, और हमारे जो 2 अदर गेस्ट हैं जिसमें मिस अजरा मूवी हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर खुसरू खान, जनाब खुसरू खान साहब जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। तो हम इन्हीं मुद्दों पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले हमने जो डिस्कशन किया उसमें ये बातें निकल करके आई कि मुसलमानों के जो इश्यूज हैं उसके लिए डिस्कशन किसी पार्टी का ना करना, उसके लिए खुद मुसलमान भी जिम्मेदार है। इसके अलावा जिन इश्यूज पर बात होनी चाहिए उन इश्यूज की मैं लिस्ट एक दफा आपको बता देता हूँ कि हमारे लिए बात होनी चाहिए माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल की, पार्टिकुलरली मुसलमानों के लिए और एज अ होल माइनॉरिटीज के लिए SC/ST एक्ट की तरह एक बिल होना चाहिए जो माइनॉरिटी प्रोटेक्शन एक्ट हो। और इसके अलावा रिजर्वेशन होना चाहिए, ना कि सिर्फ जॉब और एजुकेशन में रिजर्वेशन, बल्कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसके अलावा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों के डिस्कशन में आई, जिसमें एक आर्म्स एक्ट आया, जिस तरीके से सिख अपने पास एक प्रोटेक्शन के लिए एक आर्म रखना उनको लीगल है, इस तरीके से मुसलमानों को भी एक आर्म रखना लीगल होना चाहिए। इसके अलावा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट्स जो थी उसको अप्लाई करना, कम से कम स्टेट गवर्नमेंट उनको अप्लाई करे, इसका वादा करे तो मुसलमान उसको वोट करे। ये सारी चीजें, जिसमें आसार कदीमा की मस्जिद भी आती है, जो आसार कदीमा की मस्जिद सरकार ने ASI के अंडर में दे रखी है, और उसकी वजह से गुड़गांव में जो मसला आप लोगों के सामने आया वो आपको देखने को मिला कि मुसलमानों को खुले में नमाज पढ़ने पर लोग आपत्ति करते हैं। और हालांकि हमारे पास गुड़गांव में भी मसाजिद हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैप्चर कर लिया, उनमें अलाउड नहीं है मुसलमानों को जाना, तो वो मस्जिदें मुसलमानों को वापस मिलनी चाहिए, और बल्कि वक्फ बोर्ड को वो मिलनी चाहिए और उनकी देखभाल वक्फ बोर्ड करे, जिससे कि ये भी इशू सॉर्ट आउट हो। तो ये तमाम चीजें हमारे सामने निकल करके आई, तो हम इन्हीं पॉइंट्स पर फिर डिस्कशन करेंगे, और हम ये जानना चाहेंगे कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमानों के इन इश्यूज पर या मुसलमानों के किसी भी इशू पर 2022 की पॉलिटिकल कैंपेन में बात नहीं करती हैं, क्यों वो इस पर डिस्कशन नहीं चाहते हैं, क्यों वो मुसलमानों से किनारा करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले दावत देना चाहूंगा हयात जफर हाशमी साहब, अपनी बात रखें। जनाब हयात जफर हाशमी साहब। शुक्रिया इमरान साहब। उत्तर प्रदेश की सियासत 1952 से आज तक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को यूज एंड थ्रो की फेरिस्त में खड़ा हमने पाया है।
जब भी उस पर नजरसानी करें, हुकूमत कोई भी रही हो। हमने कांग्रेस के दौर इक़्तिदार भी देखा है, हमने बहुजन समाज पार्टी की हुकूमतें भी देखी है और समाजवादी पार्टी के सरबराहों को भी कार्यरत करते देखा है। मगर हकीकत ये है कि अभी आपने जो मसाइल, जो इश्यूज बताए माइनॉरिटीज़ के या मुसलमानों के, उन इश्यूज पर जो हमारे लीडरान रहे, उन्होंने खुद कभी मुआहदे करने नहीं चाहे। हुकूमत से वाबस्तगी, हुकूमत के सिर्फ हमराही बनके उन्होंने अपने ज़ाती मुफाद के लिए तो मामलात पेश किए और उस पर अमल पैरा भी हो गए और उनको हल भी करा लिया, कामयाबी भी फराहम हो गई उन्हें। मगर माइनॉरिटीज़ की बात की जाए या बिलखुसूस मुसलमानों की बात की जाए, तो हमारे हक और अधिकारों की बातें माजी में जो सेकुलरिज्म का दम भरती हैं, ऐसी हुकूमतें दौर इक़्तिदार में रहने के बावजूद भी कोई पैरवी ना होने की बुनियाद पर, कोई पैरोकार ना होने की बुनियाद पर, कोई ऐसा नुमाइंदा ना होने की बुनियाद पर जो, चाहे वो मिली मसाइल हों, चाहे वो समाज के और माशरे के दीगर मसाइल हों, इन मसाइलों पर हुकूमत से गुफ्तगू करे या हुकूमत से मुलोहा लेने का काम करे कि हाँ, अगर हम आपकी हिमायत कर रहे हैं या हमारा वोटर या हमारी इतनी बड़ी अक्सरियत आपके साथ जा रही है, तो आप हमारी हिस्सेदारी और हमारे वकार के बारे में कब फिक्रमंद होंगे। ये सवाल कभी हमने किया ही नहीं। माजी में दौर हाजिर में जो हुकूमत कायम है, जाहिर सी बात है उस हुकूमत से तवक्को करना हमारे लिए बेजा होगी और कहीं ना कहीं नाइंसाफी भी होगी, क्योंकि जिस हुकूमत से हमारी वाबस्तगी नहीं है, जिस हुकूमत में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, जिस हुकूमत में हमने पार्टिसिपेशन नहीं किया है, वो हुकूमत अगर एज ए कॉन्स्टिट्यूशन चलती तो शायद हमारे बारे में फिक्रमंद होती, मगर संविधान से इस हुकूमत से कोई वाबस्तगी नहीं, दूर दूर तक संविधान से कोई लेना देना नहीं है। संविधान को तोड़ना और संविधान के विपरीत काम करना इस हुकूमत की आदत रही है। 5 सालों में हमने बहुत नजदीक से देखा है। मगर माजी की जो सेकुलर पार्टियां दम भरती हैं सेकुलर होने का, उन पार्टियों में हमारे पास नगर विकास मंत्री भी हुआ करते थे, हमारे बीच के लीडर और दीगर पोस्टों पर हुआ करते थे, अहम कद्दावर कैबिनेट की मंत्रालयों में हुआ करते थे, मगर उन लीडरों ने भी संजीदगी के साथ अपने रहबरों के सामने, अपने नुमाइंदों के सामने या अपने पार्टी के चीफ के सामने, या कह दिया जाए तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के सामने, कभी भी हमारे मसाइलों को उतनी गंभीरता से नहीं रखा। और इसका सबब यही है कि आज हम अनकरीब हैं 2 दर्जे के शहरी के नजदीक, और हमारे जितने भी मसाइल रहे, हमने माजी में ये भी देखा है कि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर सानिया होता है। मुजफ्फरनगर सानिया में वो सियासी जमात जिसको लाने के लिए आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुत ज्यादा जोश और खरोश में है, उस सियासी एक पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस सियासी पार्टी के लीडर को लाने के लिए ये 19% मुसलमान बड़े जोश और खरोश के साथ लगा है कि हम उसकी वापसी कर लें। हमने जब मुजफ्फरनगर सानिया पर नजरसानी करते हैं तो उस पर नजर ये आता है कि मुजफ्फरनगर सानिया में क्योंकि हमारा डेलीगेशन, हमारी तंजीम का डेलीगेशन खुद गया था, हम लोगों ने मुजफ्फरनगर के हालात अपनी आंखों से देखे हैं। वहां पे 93 बच्चों की हलाक सिर्फ इस बुनियाद पे हो गए थे कि उनके पास छत नहीं थी। सर्दी के इस आलम में 3 जनवरी 2013 को हम लोग मुजफ्फरनगर की सरजमी पर पहुंचे थे, तो वहां का वाकया देखकर याद आता है कि सेकुलर क्या है, हम सेकुलर किसको कह दें या हम किसकी हिमायत का ऐलान कर दें, किस सियासी जमात के हमराह हो जाएं, किस सियासी जमात को अपना कायद तस्लीम कर लें। जिस तरफ भी निगाह पड़ती है, अगर कांग्रेस की तरफ निगाह पड़ती है तो उससे भी हमको लगता है कि हमें सिर्फ धोखा मिला है, हमें चीटिंग मिली है, या और सियासी जमातें जो मिली सियासत की बात करती हैं, उन्होंने भी ऑन रोड पर आकर, सड़क पर आकर हमारी क़यादत कब की, हमारी रहबरी कब की। क्या सिर्फ मंचों से हमारे हक और हुकूक मिल सकते हैं, हमारे हुकूक की पामाली को रोका जा सकता है, हमारे साथ होने वाली जुल्म ज़्यादतियों पर अंकुश लगाया जा सकता है, कि आज सिर्फ स्टेज और मीडिया के कैमरों तक ही हम अपने हक पा सकते हैं। जब तक हम अपने हक के लिए लड़ने का जज्बा नहीं लाएंगे, जब हम अपने हुकूक को मांगने के लिए आगे नहीं आएंगे,
हमसे बड़ा हिंदू कौन है, तुमसे बड़ा हिंदू कौन है, हिंदुत्व का रहबर कौन है। यहाँ पर लड़ाई इस बात की है, यहाँ पर माइनॉरिटीज के हुकूक की बात नहीं, माइनॉरिटीज को साथ लेकर चलने की बात नहीं होती। यहाँ पे बात होती है तो अगर हम श्री राम के भक्त हैं तो हमसे बड़ा भक्त फला पार्टी का लीडर है, वो जी अपने आप को साबित करने पे लग जाता है। तो ऐसे हालात हाजरा में, ऐसे सूरत हाल में हम ये तवक्को कर लें कि कोई सियासी जमात आएगी और हमारे हुकूक को देने का काम करेगी, या हमारे फंडामेंटल राइट्स की बहाली की बात करेगी, या हमारी ईमानदारी से क़यादत की बात करेगी, हमारी सरबराह बनेगी, हमारी रहनुमाई करेगी। तो ऐसी तवक्को दौर हाजिर में करना हम समझते हैं बेवकूफी की अलामत होगी। तो इस वक्त जो 2022 के इलेक्शन है उसमें मुसलमानों का क्या रद्द अमल होना चाहिए कि वो किस बुनियाद पर किसी को वोट करे, क्योंकि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती है तो ऐसा क्या होना चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर मुसलमान वोट करे। मैं कानपुर से आता हूं इमरान साहब, और कानपुर में मैंने देखा है गुज़िश्ता बरस एक वीडियो, और नेशनल चैनल पर भी वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। बर्रा का एक केस, रिक्शे वाले को मारा जा रहा था और उसके साथ उसकी बच्ची लिपट रही थी और उसको घसीटते हुए पुलिस जीप में डाल दिया गया था। उस वाकये के बाद कानपुर में ही दो लोग, एक मनीष जी जो लखनऊ में हलाक हो गए थे, मार दिए गए थे, और एक गोरखपुर के अंदर व्यापारी कानपुर का मार दिया गया था। तो इन लोगों को सहानुभूति और सिंपैथी देने के लिए उत्तर प्रदेश का दूसरा बड़ा राजनीतिक दल जो अपने आप को सेकुलर होने का दम भरता है, वो इन दोनों के घर पर अपना डेलीगेशन भेजता है, अपना प्रतिनिधि भेजता है, और वो प्रतिनिधि मंडल उन लोगों के घर पर जाकर सिंपैथी जरूर जताता है। मगर प्रियंका जी का भी एक डेलीगेशन आता है, वो भी इन तमाम लोगों के घरों पर जाता है। एक डेलीगेशन मिली समाज का भी आता है जो सेकुलर बनने के लिए उन लोगों के घर जाता है। मगर उस रिक्शे वाला जिसके साथ, जिस सरफराज के नाम के साथ, जिसके साथ ये वाकया पेश आया था, उसका पुरसाने हाल बनने कोई नहीं जाता है। कोई डेलीगेशन, कोई ऑथेंटिक डेलीगेशन उनके पास नहीं जाता किसी भी सियासी दल का। तो ये बात एकदम वाज़ेह है, क्लियर है कि दौर हाजिर में सेकुलर मुसलमानों की क़यादत या माइनॉरिटीज की क़यादत, क्योंकि अभी क्रिश्चियंस के साथ जो वाकया पेश आ रहा है, या कानपुर के एक विधायक ने अभी चैलेंज किया पंजाब के मामले को लेकर, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, उन्होंने सिख समाज को भी चैलेंज कर डाला और सिख समाज के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल कर डाला। तो ऐसी सूरत में हम नहीं समझते कि सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करने पर ही दौर हाजिर में वो पार्टियां अपने आप को सरफिरिस्त लाना चाह रही हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर हम किसी एक नुमाइंदे की या एक सियासी जमात की फिक्रमंद होंगे, गोशा होंगे, तो यकीनन हमारा जो वजूद है और खत्म होता चला जाएगा। होना ये चाहिए कि सबसे बेहतर तरीका तो यही होगा, दौरे हाजिर में मुसलमान ऐसी सियासतों से, ऐसी सियासी चालों से बचने के लिए प्रेफर करे नोटा जैसे बटनों का, कि वो बटन जहां पर कैंडिडेट हमारी क़यादत के लायक नहीं है, जिस असेंबली एरिया में नुमाइंदा हमारे साथ वफादारी और हमारे मुआहदों पर खरा उतरना नहीं जानता, हमसे बात करना, जो हमें इज्जत फराहम, हम जहां पर 42% वोट रखते हैं, जिस विधानसभा में हम 50% वोट रखते हैं, जिस विधानसभा में हम हराने और जिताने की पोजीशन रखते हैं, ऐसी विधानसभाओं में अगर प्रत्याशी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, हमारी मंशा के अनुसार नहीं है, या प्रत्याशी हमारे नुमाइंदगी करने वाला नहीं है, हमें यकीन दहानी कराने वाला नहीं है कि आइंदा 5 सालों तक अगर मेरा इंतखाब आप करते हैं और मैं कामयाब हो जाता हूं, तो आइंदा 5 सालों तक हम आपकी आवाज बनने का काम करेंगे, हम असेंबली के अंदर आपकी आवाज बनने का काम करेंगे, हम रोड पर हक और इंसाफ की बात करेंगे, आपके साथ होने वाली जुल्म और ज्यादती के खिलाफ हम खड़े होंगे। जो नुमाइंदा इस बात की यकीन दहानी नहीं करा पाता, तो ऐसी विधानसभाओं में हमें चाहिए कि हम नोटा को प्रेफर करें, नोटा के बटन को दबाकर अपने विरोध, अपने गुस्से का इजहार करें, कि हम कहें कि हम किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, किसी सेकुलरिज्म की बातों में आने वाले नहीं है। अगर हमारे हक और हुकूक की बात होगी, हमारी इंसाफ की बात होगी, तो भी हम आपके हक में वोट करेंगे, अन्यथा हमारे पास एक ऑप्शन दे दिया गया है, हम नोटा को दबा के अपनी अक्सरियत को दिखाएंगे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हयात जफर हाशमी साहब। इसके बाद मैं दावत देना चाहूंगा जनाब मोहम्मद आरिफ बसारवी साहब को, और हयात जफर हाशमी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें। तो जनाब मोहम्मद आरिफ बसारवी साहब अपनी बात रखें कि क्यों मुसलमानों के जो इश्यूज हैं उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन होने वाले हैं 2022 में, उसकी पॉलिटिकल कैंपेन में कहीं भी मुसलमानों के इश्यूज का डिस्कशन ना कोई भी अपने आप को सेकुलर कहने वाली जमात कर रही है और ना करना चाहती है। इवन मुसलमानों को अपने स्टेज तक पर जगह देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे हालात क्यों हैं और इससे कैसे बचा जाए? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। आवाज़ आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। वैसे तो हयात साहब ने बहुत कुछ कह दिया है, और उन्होंने अपने बहुत सधे हुए अल्फाजों में शुरू से आखिर तक का जो एक उन्होंने लबादा मुसलमानों का पेश किया है वो बहुत बेहतर है। अ, आपने जो ये पूछा कि 2022 में मुसलमान बाहर है। पहली बात तो मुसलमान डिस्कशन से बाहर नहीं है, और डिस्कशन में है इसीलिए हम लोग बैठे भी हैं। और ऐसे तमाम नौजवान आज आप सड़कों पे भी देख रहे होंगे, और दूसरे और प्लेटफॉर्मों पे भी वो आवाज़ उठाने लगा है। तो सेकुलर दलों की जहाँ तक बात है तो हयात साहब ने बहुत तफसील से बयान किया, मुजफ्फरनगर दंगे का भी जिक्र किया। अब जैसे आपने एक ड्राफ्ट की बात की कि हम लोग इस इशू पर ही बात करें, तो एक तो हयात साहब आपने एक बात कही थी कि जो नाम निहाद ये सेकुलर जमातें हैं, उनमें उन्होंने जैसे नाम लिया कि कानपुर का था और इस तरह का, उसमें चेक भी बाकायदा वो लेके गए थे। और एक बड़ी जो सेकुलर दल के नेता हैं, चीफ हैं, आपने चीफ का इस्तेमाल किया था तो मैं वहीं से नाम ले रहा हूँ। वो खुद गए थे मनीष के घर, और बाकायदा चेक फ़ोटो है उनकी। और प्रियंका गांधी जो एक मुस्लिम लड़के का वो हुआ था, तो उसमें पहले उनके जो पीएस हैं उन्होंने ऐलान किया था ट्विटर पे कि प्रियंका गांधी खुद जा रही हैं वहाँ। और उसके बाद प्रियंका गांधी वहाँ नहीं गईं, वो डेलीगेशन भेजा। और इसके बाद एक अरुण वाल्मीकि का भी एक कांड हुआ था आगरा में, अरुण वाल्मीकि का। तो उसको बाकायदा प्रियंका गांधी ने लखनऊ कॉल हाउस में बुलाया है और 30 लाख रुपए का चेक दिया है। तो बात बहुत अच्छा काम किया है कि एक दलित एक बेगुनाह मारा गया और आपने जो है उसको बुला के दिया, ये मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। लेकिन उस बेचारे ने क्या गुनाह किया था जहाँ आपने डेलीगेशन भेजा? और बात पैसे की तो खैर मैं नहीं करता, जगह अलग भी दे देते तो कम से कम ये होता कि चलिए और मैं बाकायदा प्रियंका गांधी ने मंच से मुरादाबाद से ऐलान किया कि क्या फलाने वाले गए थे? मैं तो गई थी। क्या फलाने वाले गए थे? मैं तो गई थी। तो इन हालातों में जो है मैं बेहतर बात ये कहूँगा आपसे कि हम खुद दुश्मन हैं अपने, और ये एक ऐसी बदबख्त कौम है हमारी कि इसने दरी बिछाने का ठेका ले रखा है, और ये दरी बिछा रही है और मंच से धक्के भी खा रही है। और उसके बाद भी जो है अभी भी जो है जैसे हयात साहब ने कहा कि अ, हमको नोटा का प्रयोग करना चाहिए। हम 70 साल से तो ठेकेदार हैं भाजपा को हराने के, और अभी भी हमने ठेका ले रखा है। आपने कहा 19% हम ये हैं, और 11% वाले मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और आपको ये मंत्रालय दे दिया, वो मंत्रालय दे दिया, लेकिन एक साहब जेल में हैं, आज तक उनके हाल पूछने नहीं गए। और एमवाई का फार्मूला भी बदल दिया है अब। एमवाई का जो फार्मूला है अब वो महिला युवा हो गया है। तो और पहले इसी एमवाई फार्मूले पे सरकार बनती थी। और ये तो आपने एक मुजफ्फरनगर का हवाला दिया है। इसी नाम निहाद सेकुलर ने मुसलमानों को बुला के उठा के ले जाके कत्ल किए हैं। आपके यहाँ कर्नैलगंज कांड हुआ है, उसमें ले जाके मारा है। उसके बाद और यही इन्हीं के बाप साहब जो आज सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, ये नागपुर चले गए थे सलाम करने। तो ये सब ये नागपुर से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमारे लिए ना कोई कम्युनल है और ना हमारे लिए कोई सेकुलर है।
मुसलमान को कम से कम अब ये सोचना पड़ेगा, हम अब भाजपा को हराने का ठेका छोड़ दें, आप नोटा दीजिए, या आप अपना कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाहें तो अपना प्लेटफॉर्म भी बना सकते हैं। मैं कहता हूं कि कल को इमरान साहब चुनाव में उतर जाएं, तो आरिफ साहब की जिम्मेदारी है कि इमरान साहब को हम वोट देके चले आएंगे। अगर हम इस ख्याल से जब वोटिंग करना शुरू करेंगे, तो शायद हो सकता है कि एक दिन काशीराम वाला जो एक फार्मूला है वो शायद सामने आ जाए और ये कौम कभी जाग जाए, तो हो सकता है कि कभी इक़्तिदार में भी आए। तो एक जैसे धारा 341 की भी बात है, तो उसमें भी हम लोग अगर ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो उस पर भी बात हो, कम्युनल बिल पर बात हो, तो कम्युनल बिल टेबल हुआ है संसद में पहले, तो 2022 में मुसलमान डिस्कशन से बाहर नहीं है। इन सेकुलर जमातों ने हमारे आपके मुंह पे जूता मारने का काम किया है कि तुम जाओगे कहाँ, वोट तो हमको ही दोगे तुम। और ये बाकायदा एक आजमगढ़ में एक कांड हुआ था और वहाँ के मौजूदा सांसद जो हैं आप सब लोग जानते हैं, और आखिरी में यही बात कही, वो नहीं गए वहाँ, तो कहा कि मुसलमान क्या करेगा? तो कहा कि कहाँ जाएगा, हमको ही तो देगा। तो ये जैसे अमित शाह ने गृह मंत्री साहब ने पश्चिमी बेल्ट में पिछले चुनाव में कहा कि हमको नहीं दोगे तो किसको दोगे वोट? तो यही बात आज मुसलमान भी जो है अपनी समझ नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार 2022 में इन तथाकथित सेकुलर दलों को जवाब मिलेगा और बात निकली है तो दूर तक जाएगी इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ बजारवी साहब। अगर अजरा मुबीन साहिबा अगर मेरी आवाज सुन रही हो, अजरा मुबीन साहिबा, जी मैं अब दावत देना चाहूंगा अजरा मुबीन साहिबा को, वो अपनी बात रखें, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं अजरा मुबीन साहिबा, और मैं चाहूंगा कि आप इस टॉपिक पर कि क्यों मुसलमानों के जो इश्यूज हैं, मुसलमानों का डिस्कशन है लेकिन मुसलमानों के जो इश्यूज हैं उनका डिस्कशन क्यों 2022 के पॉलिटिकल कैंपेन में, हालांकि इससे पहले भी मुसलमानों के इश्यूज पे कोई डिस्कशन नहीं करता है, सिर्फ एक फियर पॉलिसी जो बीजेपी का एक डर दिखा करके मुसलमानों के वोट को कैप्चर किया जाता है और मुसलमानों के वोट को बेवा का माल समझा जाता है और उनको लगता है कि मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो वोट किसको देंगे। इसके मद्देनजर क्यों मुसलमानों के इश्यूज पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डिस्कशन नहीं चाहती है? आप इस पर अपनी बात रखें जनाब हजरा मुबीन साहिबा। सभी साथियों को हमारा सलाम अर्ज़ है। देखिए, जिस तरीके का जो ये सूरत हाल चल रही है, इश्यूज तो हमारे पास रहे हैं लेकिन इश्यूज उठाने वाला, हमारी बात करने वाला कोई नहीं होता है और बहुत सारे मुद्दे आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, लेकिन हमारे वोट तो सबको चाहिए होते हैं, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका कोई सॉल्यूशन करने वाला नहीं होता है। वक्ती वो आते हैं, आपके दरवाजे पर आएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, बहुत सारी आपको ख्वाब दिखाएंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन साहब होता ये है कि जब वो सत्ता बनती है तो फिर वो अपने अंदाज में आ जाते हैं और दूध की मक्खी की तरीके से आपको निकाल बाहर कर दिया जाता है। सो कॉल्ड कहने वाले जैसे कि हम सेकुलरिज्म वाले लोग हैं, भाई हमारी सेकुलर पार्टी है, ये सब कहने की बातें हैं, हवाई बातें हैं। आज जो कहा जा रहा है कि इस वक्त में एक एक्सट्रीम पोजीशन पर कह सकते हैं कि जो खुद को बता रहे हैं कि हम एक्सट्रीम पोजीशन की पार्टी हैं, वो ये बोलते हैं कि हम सबको लेके साथ सबकी बात करने वाले हैं, लेकिन साहब वो तो इस वक्त मुस्लिम का नाम भी लेना नहीं पसंद करते हैं। हमारे लिए कोई खैर ख्वाह नहीं है। हमारी कौम का अगर देखा जाए तो हमारी कौम के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, कोई भी खैर ख्वाह नहीं है, और अगर वो हमारे कौम के सोचने वाले, हमारी कौम के वो खैर ख्वाह हैं तो क्यों नहीं अलायंस कर लेते हैं मुस्लिम पार्टियों से? वो 2-4% वालों से जा करके अलायंस करने को तैयार हो जाते हैं और जहां मुस्लिम क़यादत, जहां मुस्लिम लीडर अपने हक की बात करता, अपनी हिस्सेदारी की बात करता है, वो क्यों नकार देते हैं उसको? क्यों वहां पर अपना दे देते हैं कि भाई ऐसा है, आप स्टेज पर अब हमारी टोपी वाली फोटो मत चलाइए।
सब कहने की बातें हो गई हैं और पब्लिक भी अब बहुत समझ चुकी है, एक जिसको कहते हैं इस वक्त वो ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि ये ओवर कॉन्फिडेंस होने के नाते वो खुद एक गच्चे में चले जाएं, क्योंकि सभी हमको यूज करते हैं। हमारे इश्यूज को तो छोड़ दीजिए, हमारा नाम लेना नहीं पसंद करते। हमारे ऊपर जुल्म होता है तो उस पर आवाज हमारे साथ खड़े होने वाले नहीं बनते हैं। अभी आप देख लीजिए तुलसीपुर में पप्पू खान साहब जो इनके समाजवादी, जिन्होंने अबू आजमी साहब को और अखिलेश जी को चांदी का ताज पहनाया, मुकुट पहनाया, उनकी डेथ हो जाती है, उनका मर्डर होता है, नेचुरल डेथ नहीं है, उनका मर्डर होता है। और दूसरी जगह उसी के दूसरे रोज एक और कहीं पर नेचुरल डेथ होती है एक बंदे की, उनका ट्वीट हो जाता है, उसके लिए सिंपैथी जता देते हैं। और जिन्होंने इनको चांदी का मुकुट पहनाया उसके लिए आज तक एक ट्वीट नहीं आया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमको यूज करते हैं। और ये जो नाअहल कौम हमारी मुसलमान कौम इस वक्त बनी हुई है, इसको नहीं समझ में आ रहा है। ये सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए जय जयकार करते हैं, उनकी महफिलों में जा करके उनके नारे लगाएंगे, उनकी गुलामी करेंगे। और इसके जो जिम्मेदार हम कहीं खुद हैं। जैसे अभी आरिफ भाई ने कहा कि हम इस बात के खुद दुश्मन बने हुए हैं, अपने दुश्मन हम खुद बने हुए हैं। हम तोहमतें दूसरों पर लगाते हैं। हमारा मसला बीजेपी को हराना नहीं है। हमारे लिए तो वो भी हिंदू है, हमारे लिए तो तुम भी हिंदू हो। हमारे लिए तो मसला ये है कि हमारे हक, हमारे हुकूक की बात कौन करता है। हमारे ऊपर, हमारे भाइयों पर जुल्म हो रहा है। घरों में अगर कुकर निकल आता है तो वहां पर कह दिया जाता है कि बम बनाया जा रहा है। कोई पार्टी, कोई बोलने वाला नहीं है। यूएपीए लग जाता है, कोई भी एक इंसान आवाज नहीं उठाता है। किस डर से बैठे हुए हैं भाई? आप आइए, सड़कों पर निकलिए। आपका ही एक कद्दावर नेता कह सकते हैं आजम खान जेल में बंद है, आप उसकी फैमिली के लिए क्या कर रहे हैं? आप उसके लिए सड़कों पर क्यों नहीं उतरते हैं? क्यों नहीं लाठियां खा रहे हैं? बहुत सारे मुस्लिम लीडरान ऐसे हैं जो अपनी हाई डिग्निटी मेंटेन करने के लिए कि हम बहुत करीबी हो जाएंगे, सैकड़ों लाठियां खाते हैं। ऐसे जलील लोग हैं कि खून खच्चर हो जा रहे हैं, सिर्फ इतना कि माज़अल्लाह वो खुदा है। मैं भी एक मीटिंग में थी, हमारी एक मीटिंग में भी एज अ चीफ गेस्ट वो पहुंचे हुए थे, लोगों ने बनाया था उस स्टेज पर, मैंने भी शेयर किया था स्टेज। मैंने, लेकिन जिस वक्त वो धक्का मुक्की शुरू हुई, मैं स्टेज पर ही थी, मैंने कहा माज़अल्लाह खुदा नहीं है, इंसान ही समझिए इनको, खुदा नहीं है ये। इस तरीके से उनको ले रहे हैं जैसे लग रहा है खुदा आपके सामने उतर आया है। उसी वक्त मैंने अखिलेश के सामने मैंने स्टेज पे बोला है, मैंने कहा माज़अल्लाह खुदा नहीं है भाई, ये इंसान समझिए, खुदा थोड़ी ना उतर आए। मिल लीजिए, फोटो खिंचाना खिंचवा लीजिए। ये ऐसा थोड़ी नहीं है कि इंसान अपना मतलब जो मुसलमान है उसने अपना वकार, अपना किरदार खुद गिरा दिया है, खुद खत्म कर दिया है, सिर्फ चंद अपने मफाद के लिए, अपने फायदों के लिए। तो बहुत अफसोस लगता है। और ये जो हम लोगों ने एक मतलब इस सेमिनार में, हम वेबिनार में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा कि एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया MUCC की तरफ से, और आमिर मिंटोई साहब, इमरान साहब और जो भी हमारे नौजवान साथी हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमने शायद कुछ देरी की है। हमने अगर और बढ़िया एक्सरसाइज को पहले से, मैं भी तलाश रही थी कुछ ऐसे लोगों को कि कुछ लोग ऐसे जुड़े जो हम लोग कैंपेन स्टार्ट करें कि हमारे इश्यूज को लेके, हम पर हो रहे जुल्म पर। हमारे अभी भाई ने, जैसे हयात साहब ने कहा कि कानपुर से, मैं लखनऊ से हूँ, कानपुर में जो इन्होंने केस का हवाला दिया, कानपुर ले लीजिए साहब, उन्नाव ले लीजिए, फैसल उन्नाव में जिस तरीके से सब्जी वाले के बेटे को मार दिया गया, किसी का ट्वीट आया? मैं तो कमरे में बैठकर रोने लगती हूँ कि मुझे साथ चाहिए, मैं तो सड़कों पर उतरने को तैयार रहती हूँ, लेकिन कोई कमबख्त नहीं उतरने को तैयार होता है। हाँ, उतरेगा कब? जब अपने घर का नौजवान की लाश निकलेगी, तब छाती पीट के हर माए रोके सड़क पर निकल आएंगी। लेकिन वो होता है कि भाई पड़ोसी के घर में है तो हम तो अभी बचे हैं, लेकिन बचेगा कोई नहीं इस तरीके से। आज चाहे भाजपा है, भाजपा चली जाएगी, सपा आएगी, कांग्रेस आएगी, हमको तो किसी ने नहीं छोड़ा है साहब। हमको तो हर किसी ने अपना नवाला बना लिया है। जिसकी बारी आती है हम उसके खुराक बन जाते हैं। हमारे दर्द को समझने वाला कोई नहीं होता है। और आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो हमारी कम्युनिटी की देन है,
हमारे रहनुमाओं की देन है। जो आज हमारे रहनुमा बैठे हुए हैं वो जा करके, मैं कहना नहीं चाहती कि मेरे मुंह से कुछ गलत अल्फाज निकल जाए, लेकिन वो भी उनकी ताजपोशी में जी हुजूरी करते हैं, सलामियां देते रहते हैं। मुझे शर्म आती है ऐसी रहनुमाओं के ऊपर भी कि क्यों कौम को बर्बाद करने पे तुले हैं। हट जाए उस चीज से, उस पोस्ट को खत्म कर दें। एक मामूली इंसान एक ऐसे इमामों को लाके सामने कर दे जो वाकई इमाम के लायक हैं, जो कौम के लिए फिक्रमंद हैं। लेकिन हमारे रहनुमा भी चोर हैं, कुछ नहीं कहना चाहते, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। हमारे कौम पर कितने भी जुल्म हो रहे हैं, सब खामोश बैठे रहते हैं साहब। अभी जरा सा ऊंच नीच हमसे कुछ हो जाए तो फौरन फतवा ला देंगे मेरे लिए, उसमें नहीं कुताही करेंगे। लेकिन जब हमारे नौजवानों के ऊपर कुछ भी बर्बरियत हो जाती है, इस पर कोई बोलने वाला नहीं होता है। हमारी कौम के ही लोग गद्दार हैं जो हमारे दर्द को नहीं समझने की कोशिश करते हैं। साहब ऐलान तो हो गया है चुनाव का, बहुत सारे फेसबुक पे मैसेजेस आने लगे हैं कि भाई 14 को 20 को इलेक्शन होना है, बहुत सोच बूझ के कीजिएगा। अरे तुमने अब तक किया क्या? तुमने अब तक कौम के लिए किया क्या? तुमने अब तक कौम की एजुकेशन के लिए किया क्या? तुमने कौम के हेल्थ के लिए किया क्या? हमारे तो इश्यूज बने हैं, लेकिन मुसलमान कभी अपने इश्यूज को लेके आज तक खड़ा ही नहीं हुआ है। वो तो हमेशा दूसरों के लिए खड़ा होता है, दूसरों की आवाज बनता आया है, उसके बाद भी उसको नकारा जा रहा है। हमको तो तब भी वैल्यू नहीं मिलती है। और अगर हम जिस दिन अपनी क़यादत को समझ लें, अपनी क़यादत को पहचान लें, अपना एक क़ायद तैयार कर लें, तो इंशाअल्लाह वक्त जरूर लगेगा। लेकिन जो लोग आज हमसे दूर भाग रहे हैं, जो हमारे नाम लेने से गुरेज कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में घुटने टेकेंगे वो हमारे भी सामने। जिस तरीके से इस्लाम में कहा है गया है कि एक टोपी की सरकार होगी, तो इंशाअल्लाह हमें उस पर पूरा यकीन है कि एक टोपी की हमारी ही सरकार होगी। बस एक थोड़ा मुत्तहद होने की जरूरत है, अपने लोगों को कैंपेन करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है कि हम लोग जिस तरीके से वेबिनार में बैठ रहे हैं, हम लोग जमीन पर उतरे। हम जितने भी साथी इस वक्त जुड़े हैं, अभी हम लोग बहुत सारे लोगों को इंडिविजुअली पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सभी से राब्ता कायम करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए क्या रास्ता हमको बेहतर नजर आ रहा है, हम लोगों को शाना बशाना खड़े होकर उस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। और वक्त जरूर लगेगा, लेकिन हालात बदलेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगी और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमको सुना। और आप सब लोग तो काफी बड़े और सब अच्छे स्पीकर्स रहे हैं। मैं तो एक बहुत छोटी सी हकीर थी जो आपके सामने कुछ टूटे फूटे अल्फाज में बयान किया, लेकिन मेरा अपना दर्द था ये। यकीनन आपने अपनी बात बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हम लोगों के सामने रखी। और जैसा कि अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए कहा है कि तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, लेकिन ये जो शाहीन है ये इस वक्त अपनी जो उड़ान है उसको समझ नहीं पा रहा है। और जरूरत इस बात की है कि शाहीन को अपनी ताकत का, अपनी परवाज का अंदाजा हो और ये जाने कि इसके अंदर वो कैपेसिटी है। ये इस दुनिया में हुकूमत के लिए भेजा गया है, गुलामी के लिए नहीं। इंशाल्लाह ये हमारी छोटी सी एक कोशिश है और हम ये अपनी जितना भी हमसे हो सकेगा पूरा ताउन हम इस कोशिश में देंगे इंशाल्लाह। और मुसलमानों को इस बात का यकीन दिलाएंगे कि तुम वो शाहीन हो जो पूरी दुनिया में परवाज कर सकता है। और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अगर यकीनन आप हक के रास्ते पर रहेंगे तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा और आप कामयाब भी होंगे इंशाल्लाह। तो इमरान भाई, मैं थोड़ा सा बात और ऐड करना चाहूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बात को तो खैर आरिफ भाई भी जानते होंगे अच्छे से, क्योंकि ये भी लखनऊ के ही रहने वाले हैं और मैं भी लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। जिस वक्त CNRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उस वक्त जो ये जहां का भी प्रोटेस्ट रहा, वहां ना हमने लीड किया ना किसी ने लीड किया, वो सबके एक मेजॉरिटी बन गई। और वो एक घरेलू औरतें, घर वाली जो कभी जॉब में नहीं निकलती थी, एक झुंड बना के जब वहां पर सब लोग पहुंचे, फिर उसको एक लीड करने वाला 2-4 उसमें से हम आप जैसे लोग निकल आए कि हाँ भाई ठीक है, बहुत अच्छा, हम लोग भी इसमें कूद रहे हैं, वो चीज किया। अब इसमें साहब कुछ लोग ऐसे रहे जो उसमें आने के बाद उन्होंने अब इसमें अभी मैं सुमैया राना का मैं सुन रही थी, बरेली में गई थी,
वहां पर किसी ने सहारनपुर में कहीं किसी जर्नलिस्ट ने एक वो लिया तो किसी साहब ने कहा भाई इन्होंने तो सीएनआरसी का प्रोटेस्ट चलाया है और देखिए ये सपा की एक अहम लीडर हो चुकी हैं। तो मुझे ये लगता है बहुत उस वक्त अफसोस लगता है कि सीएनआरसी किसी के बाप की बकौती नहीं थी, सब अपने वजूद के लिए लड़े थे। न सुमैया राणा पहुंची पहले, न अजरा मुबीन पहुंची, और जो मजलूम जो मजबूर औरतें, घरेलू औरतें थी, वो पहुंची, 8-10 औरतें वहां पहुंच करके बैठ गई। जब वो बैठे हम लोगों ने उनको ज्वाइन कर लिया, और जिसका नाम दिया जाता है कि भाई फला फला ने सपा के इन्होंने उठा करके देखिए, मतलब उसको ये शो करना कि उसमें बैकिंग सपा की थी, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये कहना कि मतलब किसी की बैकिंग रही हो, किसी की बैकिंग नहीं थी। वो हर इंसान, जितनी भी औरतें निकल रही थी, वो अपने वजूद को बचाने के लिए और अपने कौम को जगाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। जितने जुल्म हो चुके हैं आप करते रहो जुल्म, हमारा वक्त आ चुका है, हम अपनी कुर्बानियां देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम सब लोग जो थे, हम लोगों का भी जो वजूद आया वो वहीं से निकल के आया। जी इंशाल्लाह उठेगी अंबर जब ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा इंशाल्लाह। तो मैं अगले इस तौर पर मैं दावत देना चाहूंगा जनाब खुसरो खान साहब को कि वो अपनी बात रखें। जनाब खुसरो खान साहब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। खुसरो भाई अपनी बात रखें कि क्यों मुसलमानों के जो इश्यूज हैं उन पर कोई भी डिस्कशन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उन इश्यूज पर डिस्कशन नहीं करना चाहती है। क्यों मुसलमानों के वोट्स को बेवा का माल समझा जाता है और इश्यूज पर बात करना नहीं चाहते हैं। जनाब खुसरो खान साहब। जी खुसरो खान साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, खुसरो खान साहब आपका माइक ऑफ है। जनाब खुसरो खान साहब प्लीज आप अपना माइक ऑन करें। प्लीज प्लीज जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब खुसरो खान साहब अपनी बात रखें। जी जी जी, बहुत अच्छा टॉपिक लाए आप लोग, और बहुत खुशी हुई कि अभी ये स्प्रेड बाकी है। मैं तो कम से कम लवी भाई, इरफान भाई के बाद आज जुड़ रहा हूँ। 89-90 के बाद जनता दल जब गई है, काफी टाइम इन लोगों के साथ रहा। फिर उसके बाद से ये अब दोबारा से ये आमिर भाई और आप लोगों ने शुरू किया, बहुत बहुत मुबारकबाद। ये कैसे ये पॉसिबल है कि हम लोग इकट्ठे हो जाएं और ये करें? दिल्ली में भी यही हुआ, कांग्रेस बिल्कुल जीरो पे आ गई और सारा वोट अनकंडीशनल केजरीवाल को गया। और फिर जो उन्होंने किया, तबलीगी जमात, ये सब वो आप लोगों के सामने ही है। ऐसा लगता है उन्हें वोट की जरूरत नहीं है। यही आमिर भाई अभी दिल्ली आए हुए थे, उनसे ही बात हो रही थी, कुछ कंडीशन तो तय हो जो वोट जाए, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा। एंटी बीजेपी बस चल रहा है। बशीर भाई से भी मीटिंग हुई थी, रिफाउल्लाह खान साहब से भी हुई थी, लेकिन कोई मसले का हल नजर नहीं आ रहा। या तो कोई अपनी पार्टी हो, इनसे अलायंस हो, बाकी जो आजम भाई के साथ आप देख रहे हैं क्या हुआ, कोई ऐसे चार्जेस भी नहीं है, जब भी वो नहीं आ पा रहे बाहर, और किसी को फिक्र भी नहीं है। सिर्फ मैंने ये देखा कि एएमयू में ही उनके खिलाफ आवाज, आजम भाई की आवाज उठी, बाकी कहीं कोई आवाज ही नहीं उठी आजम भाई की। दिल्ली तक में आवाज नहीं उठी। और जहाँ जावेद भाई हमारे दोस्त एमपी हैं समाजवादी के, उनसे भी मैंने कहा, वहां तक आवाज नहीं उठी, मुरादाबाद, संभल, रामपुर में। तो कैसे ये चीजें
होंगी, आप बताइए। हम तो अपने लीडर को कमजोरी समझ रहे हैं 47 के बाद। पहले मैं भी उसमें था, चरण सिंह को वोट दिया, मुलायम सिंह जी को वोट दिया, मायावती जी को वोट दिया। कांग्रेस में से जो नाराज हुए वो इधर आए। इरफान भाई, हाफिज इलियास, हाफिज अरशद, ये सब जा जाके आजम भाई, एक जनता दल चली कितने दिन, उसके बाद सब ये बिखर गए। आज ये कम से कम 20-25 साल के बाद दोबारा से आप लोगों ने एक शुरू करी है, बहुत बहुत मुबारकबाद। बशीर भाई से जब भी बात होती है वो यही कहते हैं कि मसले का हल, यही लवी भाई कहते थे यही मसले का हल है, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा। टाइम गुजरता जा रहा है और हम लोग जीरो से भी नीचे जा रहे हैं। क्या मसले का हल है कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों ने यहाँ सीनियर अली एक बना रखी है, नईम भाई इसके सेक्रेटरी है, उन्हें मालूम चला तो फौरन सब काम छोड़ के, जबकि बारिश हो रही थी, हम लोग एक ही जगह, तो ये भी साथ में काफी काम किया है। एडमिशंस का और जॉब्स का हम लोग बेलॉस करते हैं, बिल्कुल सारे गल्फ में यहाँ जितने भी अलीग हैं सब मिलके करते, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता। अब आजम भाई नहीं है तो उनके साथ और लोग आ गए बॉम्बे से, और इसमें सलीम शेरवानी साहब बहुत सीनियर हैं, हमारे अलीग भी हैं, लेकिन वो मसले का हल कहाँ निकल के आ रहा है, इसको हमें देखना है। कैसे मसले का हल? ओवैसी साहब का है मैटर, वो बस इलेक्शन में आए और अपने चले गए, कोई वो नहीं है, और ना वो किसी से टाई अप करना चाहते या उनसे कोई टाई अप करना नहीं चाहता, ये पता नहीं चलता, और वो अकेले घूमते हैं। इरफान भाई जब उनकी पार्टी में थे, इरफान भाई ने उनसे बहुत कहा कि कुछ लोगों को जोड़िए और अपने साथ उन्हें रखिए, दलित को, बैकवर्ड को। आखिरकार उन्हें इरफान भाई ने फिर पार्टी छोड़ दी, बस वो इलेक्शन तक मूवमेंट उनका रहता है। यही आजम भाई का कहना था कि भाई इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, लेकिन वो चले तो फिर अकेले तो कुछ हो नहीं पाएगा। 10 सीट, 5 बिहार में 5 सीट है उनकी, उनकी वजह से वहां कुछ नुकसान हुआ, उसका कौन जिम्मेदार। यहाँ भी वेस्टर्न यूपी में आप देखिएगा क्या होता है, अब तो बहुत ज्यादा सीटों पे लड़ रहे हैं, तो सेकुलर फोर्स को वीक हो रहे हैं। क्या इसका हल है? सेकुलरिज्म कमजोर होगा तो हम लोग कमजोर होंगे। उसी की वजह से आप देखिए महाराष्ट्र में सब नुकसान हुआ, कांग्रेस हारी, और जगह भी। इस मसले को आप लोग बैठ के दिल्ली में कोई सेमिनार करें, उसमें रखे, सारे सीनियर्स को बुलाएं, MP, एक्स MP जो भी, उनसे कि कोई सॉलिड मसले का हल निकलना चाहिए पॉलिटिकल। इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है मुस्लिम्स का, कैसे इसका हल हो? और बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और आमिर भाई से भी मैंने कहा था कि कम से कम जिन्होंने इसमें अपना पूरी लाइफ लगाई है मुस्लिम पॉलिटिक्स में, जावेद हबीब भाई का कोई याद भी नहीं करता, लवी भाई को तो आप लोगों ने याद किया, मुश्ताक खिल्लू को याद भी नहीं करता, नोमानी भाई को ऐसा थोड़ी, दूसरे नासिर मिल्ली अलीगढ़ के थे। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है कि किस तरीके से इन्होंने लड़ाई लड़ी मुस्लिम कॉज के लिए, लेकिन कोई उसको सब भूल गए, खत्म हो गया। 90 फिर ये बीजेपी आ गई, ये आ गई, फिर तो खत्म ही हो गया। आजम भाई उधर चले गए मुलायम सिंह की तरह, कुछ लोग लालू के साथ चले गए, पूरा कॉज ही खत्म हो गई। हेलो, आवाज आ रही है जी? उसके बाद आपने देखा होगा ये लवी भाई दुबई चले गए, दुबई से आकर उन्होंने पार्टी वगैरह बनाई, लेकिन उतना कुछ हो ही नहीं पाया। क्या वजह है?
ये मुस्लिम अवाम हम लोगों को कमजोर समझती है, क्या है जो जुड़ती नहीं है, वोट नहीं देती। हेलो जी जी, आवाज आ रही है जी। अब इसका कोई सॉलिड सोल्यूशन हो नहीं। 70-75 साल हो रहे हैं आजादी को, मुस्लिम्स का कोई हल ही नहीं निकल पा रहा और कमजोरी बढ़ती चली जा रही। इतने लोग जो पढ़ के आ जाते हैं उन्हें जॉब नहीं, और सरकारी जॉब तो अब क्या होगा, क्या इसको कैसे एक्सप्लेन करा जाए राजगरी को। तो इसमें यही है, आमिर भाई जैसे लोगों को मजबूत करा जाए। और ये आप लोग, अब ये आपका वेबिनार है, ये कम से कम अलीगढ़ वालों को तो सुनना चाहिए। कितना कम लोग इसमें वो हैं, इतना इम्पोर्टेंट इशू है, किसी को फिक्र ही नहीं। सर ये फिक्र ना हमारा ये जो वेबिनार है सर, ये फेसबुक पे ऑनलाइन चल रहा है। यहाँ गूगल मीट पे हमने लिमिटेड लोगों को रखा है, जिससे कि कोई डिस्टरबेंस ना हो। ये फेसबुक पे लाइव है। फेसबुक पे भी है, नहीं आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसको और उसमें तेजी आनी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम सुने, जहाँ जहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन है अलीग की। और जो लोग ये लड़ रहे इलेक्शन, उन लोगों से बात करें आप लोग कि भाई जीतने के बाद कुछ काम करें, स्कूल बनाएं। स्कूल से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं हुई। इतनी कोशिश करी यहाँ दिल्ली और भाई ने भी, सफदर भाई ने, अब तो वो बीमार हैं बेचारे, स्कूल नहीं खोल पाए। इस्लामिक सेंटर आया, एक स्कूल नहीं खोल पाया इस्लामिक सेंटर, जबकि वो बना ही इसीलिए था कि एजुकेशन पे काम करेगा इस्लामिक सेंटर। मैं और एसएम खान साहब जितना कर सकते, जामिया हमदर्द में, जामिया में, एएमयू में और जो दीगर और बाहर, वो करते रहते हैं। नईम भाई बेचारे कितना करते हैं, आपस में कंट्रीब्यूशन करके करते हैं। सॉलिड चीज हो ही नहीं रही। अभी एक बच्चा एडवांस स्टडी के लिए जा रहा था, पैसे ही नहीं थे, कैसे करके इन्होंने भेजा, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। और जितने लोगों ने सेक्रीफाइस दिए हैं, आप लोग ने नहीं देखा। मिल्ली पॉलिटिक्स के लिए जाने तक दे दी जावेद हबीब और इन लोगों ने। वसीम भाई एएमयू के माइनॉरिटी करेक्टर के लिए सबसे आगे रहते थे, अब तो उनका इंतकाल हो गया, सबसे आगे। इन लोगों का कोई बेचारे, ये मिल्ली पॉलिटिक्स में रहे, अगर ये और जगह रहते पार्टीज में तो कुछ ना कुछ बन जाते। कोई इनके टैलेंट में कमी नहीं थी, कोई नॉलेज में कमी नहीं थी। कितना कितना सख्त वक्त गुजारा है सिर्फ मिल्ली पॉलिटिक्स के लिए, कोई जानता भी नहीं होगा। यहाँ कितनी बार समझ लिए खालिद मसूद लेके आए थे, राज बब्बर की पिटाई हुई बुरी तरीके से कोटा के चक्कर में। जितने सीनियर हो आप पूछिएगा, वो सब खत्म हो जाता है, सब भूल जाते हैं। और फिर बेचारे ना एमएलए बने ना एमपी बने, ऐसे ही चले गए। लाइन दे गए, उस लाइन पे हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोई आगे नहीं बढ़ रहा, कोई जोड़ता ही नहीं है। लोक दल से जोड़ जाएंगे, समाजवादी से जोड़ जाएंगे, बीएसपी से जोड़ जाएंगे, आपसे नहीं जोड़ेंगे। अब ये वैसी वोट खराब करने आया सेकुलर फोर्सेस, ये कुछ सीटों पे अलायंस होता तब कोई हल होता मसले का। अब क्या हो, सेकुलर फोर्स वीक होंगी और ये अपना करके चले जाएंगे। इनसे आप कहेंगे तो ये कहेंगे अभी टाइम लगेगा, अभी बहुत टाइम लगेगा। अरे भाई दूसरा वोट भी तो चाहिए जीतने के लिए, तुम वोट खराब कराने आ गए। सेकुलर फोर्स में कम से कम एजुकेशन में तो काम हुआ। जामिया को इतना बढ़ावा दिया अहमद भाई वगैरह ने, कांग्रेस ने। जामिया हमदर्द को माइनॉरिटी करेक्टर दिया। एएमयू को में वो केस हो गया था,
जब से उसका मामला अटका हुआ है। और उस केस में हमने सलमान भाई को खड़ा किया, वो फ्री में। सलमान भाई एक पैसा नहीं लेते, खुद जाके पहुंचते हैं, बार बरकी और सलमान भाई। तो वही तो सभी इन्हीं से, चाहे अलग पार्टी बना लें तब भी इन्हीं से ही होना है, चाहे इनको साथ रहना है तब भी इनसे रहना। आजम भाई ने यूनिवर्सिटी बनाई, नहीं बनाई, और वो भी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बन। और भी बहुत से यूनिवर्सिटी बनाई है, हमारे अलीग हैं मेघालय में, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, सिर्फ वन मैन शो है। और अभी एक सहारनपुर में भी इकबाल साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई है। लेकिन वो सब चीजें चल रही हैं, लेकिन कोई रिस्पेक्टेबल मुसलमानों को कुछ वो नहीं हो पा रहा। बहुत टाइम ले लिया, बोलना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन ये इनको जो इन्होंने पूरी लाइफ मिली पॉलिटिक्स में करी है, इनका भी थोड़ा सा कुछ होना चाहिए। जावेद भाई का हमने एक वो भी दिया था ट्रॉफी, शमीम सिद्दीकी साहब का भी इंतकाल हुआ था, उनके भी नाम से हमने एक ट्रॉफी रखी थी। सबसे सीनियर अलीग थे हामिद अंसारी साहब, और वो एक ही साथ के हैं, अभी इंतकाल हुआ। तो इस तरीके से उनके घर वालों को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज हो जाता है।